हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका ये जीके जीएस का नया वीडियो है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़रूरी हैं, जो मिलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मेरी कोशिश है कि आपको क्वेश्चन के साथ सारे ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करूँ जिस क्वेश्चन में ज़रूरत लगेगी। और साथ में यहाँ पर मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रहा हूँ, प्लस एक लिंक दे रहा हूँ जिसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है 1000 लूसेंट जीके का। उसको ज़रूर देखें, जो आपके लिए अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको मैंने यहाँ पर किया। हालांकि प्लेलिस्ट में भी जाकर आप सर्च कर सकते हैं, जिसमें से आपको तमाम वीडियो मिलेंगे। आप उसको जरूर देखें, नोट्स बना लें। आपको बहुत सारा क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वहीं पर कवर हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं, कौन सा शहर कुंभ मेले के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर, प्रयागराज, हैदराबाद, देहरादून। तो देखिए, सिंपल सी बात है, प्रयागराज। इसको सभी का आंसर पता होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। लाई हरोबा नृत्य किस राज्य का है। देखिए, मैंने जो करंट अफेयर का वीडियो डाला है उसमें भी मैंने बता रखा है कि बहुत सारे पर्व, मेले, उत्सव, जो भी चीज़ है, जैसे खर्ची पूजा जो है मैंने बताया था आपको, त्रिपुरा में बताया था। यहाँ पर लाई हरोबा की बात हो रही है, जैसे मैंने राउफ जो बताया था, वो पर्व जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में है। ओणम के बारे में बताया था। तो इस तरह से बहुत, दुर्गा पूजा, लावनी, गणेश उत्सव और लावनी महाराष्ट्र में, दुर्गा पूजा आपका पश्चिम बंगाल में। तो इस तरीके से मैंने बहुत जगह डिस्कस किया है। बिहू पर्व असम के बारे में मैंने बताया है। लाई हरोबा जो है यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा, ऑप्शन है उड़ीसा, मणिपुर, गुजरात, तमिलनाडु। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मणिपुर, हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अब मणिपुर की बात आई तो मणिपुर में बता दूं, उत्तर पूर्वी राज्यों में फ्रेश वाटर लेक जो है यहाँ पर लोकटक लेक झील है। क्या है? लोकटक। मैं जरा कलर चेंज कर लें तो दोनों सेम हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर लोकटक लेक है दोस्तों। और लोकटक लेक की आपकी बात करें तो यहाँ पर एक केबुल लामजाओ नाम का नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर एक हिरन मिलता है जिसको डांसिंग डियर कहते हैं। इंग्लिश में संडाई लिखा जाता है पर इसको हम संगाई पढ़ते हैं। यहाँ पर एक घास मिलती है फुमडी, जो कि पानी में तैरती रहती है। इतनी डेंस होती है कि आप उस पर हट वगैरह बना सकते हैं, उस पर चल सकते हैं, इसीलिए इसको हम फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी कहते हैं। लोकटक नॉर्थ ईस्ट की फ्रेश वाटर लेक है। और जो लोकटक है वो रामसर साइट के मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल है। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड शामिल है। रामसर कन्वेंशन किसके लिए हुआ था? 1971 में वेटलैंड को लेकर हुआ था। ये बात याद रखिएगा, यहां पर ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। इट्स अ वंडरफुल लाइफ नामक किताब इसमें किसने लिखी है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, सत्य प्रकाश, सुधा मूर्ति, चेतन भगत। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम क्वेश्चन को स्किप करेंगे। क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया है। ठीक है, सारे ऑप्शन नहीं, तो उस हिसाब से बताना भी यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, अगला है कि गोम्पा पश्चिमी हिमालय बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। हालांकि देखिए, ये बुक जो है वो रस्किन बॉन्ड की लिखी है, जो हमें आइडिया है, बट मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि ऑप्शन में नहीं। तो यहाँ पर आप रस्किन बॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अ वंडरफुल लाइफ, बट आप अगले क्वेश्चन पे देखिए कि गोम्पा पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है। तो ये मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ देखिए मठ वगैरह जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जरूर मिलेंगे, अरुणाचल प्रदेश मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए बौद्ध लोग रहते हैं। और हिमाचल प्रदेश के जो आपने देखा होगा कि जो बहुत फेमस क्रिकेट स्टेडियम में भी है, वहाँ पर भी क्या है कि आपके तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा रहते हैं। ये याद रखिएगा। भारतीय संविधान के में कौन सा अनुच्छेद है जो शीर्षकों का उन्मूलन, अरे उपाधियों का अंत की बात हो रही है। तो ठीक है, उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में है। ठीक है, यानी कि आप कोई टाइटल वगैरह क्या है किसी दूसरे देश से नहीं ले सकते जब तक सरकार परमिशन आप न दे। तो दैट इज़ द उपाधियों का अंत। और जैसे आपको कोई मिलता है तो आप अपने उसको नाम के आगे अनावश्यक प्रयोग नहीं करेंगे, ये भी याद रखिएगा। आर्टिकल 19 में आपको फ्रीडम दी हुई है, 17 में अनटचबिलिटी यानी अस्पृश्यता का उन्मूलन है, और 16 में लोक नियोजन का अवसर, यानी आप जब कोई जॉब पाएंगे तो धर्म, जाति, लिंग के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। बाकी आरक्षण जो है वो तो अलग है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप मेल हैं, फीमेल हैं और आप हैं तो फिर आप क्या है कि मान लीजिए आप पीसीएस हैं तो आप मतलब पीसीएस के पद के लिए अप्लाई किया तो महिलाएं नहीं बनेंगी, पुरुष बनेंगे। इस हिसाब से कोई भेदभाव नहीं होगा, धर्म के नाम पर नहीं होगा, जाति के नाम पर नहीं होगा। वो आपके पास रिजर्वेशन एक अलग इशू है। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता, 17 में अनटचबिलिटी, 18 में उपाधियों का अंत और 19 में फ्रीडम दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल 18 हो जाएगा। संत कबीर दास जी का जन्म कहाँ हुआ था? सिंपल सा आंसर इसमें काशी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
हेपेटाइटिस किसके दौरान होता है? फंगस, विषाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल। आप हमारा एक वीडियो देखिएगा 27 सेकंड वाला, उसमें मैंने क्या कर रखा है, पूरा बता रखा है कि किस वायरस से कौन सी बीमारी होती है, बैक्टीरिया से कौन सी होती है। शुरुआत में ही, वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बताया है, तो वहाँ से पूरा वीडियो देखिए। मैंने कम से कम 20-25 बीमारियों का जिक्र किया है, ठीक है, जो अलग अलग वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ से होती है। तो हेपेटाइटिस जो है एक वायरस डिजीज़ है। अब मैं आपको बताऊं चांदीपुरा जो वायरस है उसके बारे में बताता हूं। तो ये बहुत फेमस क्या मतलब इस समय चर्चा में है। गुजरात में 12 बच्चों की डेथ हुई, मैंने करंट अफेयर वाले वीडियो में डिस्कस किया है। तो चांदीपुरा वायरस के साथ ये सीन हुआ कि ये 1960-65 के आसपास जो है ये महाराष्ट्र के चांदीपुर में पहली बार पाया गया था, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, चांदीपुरा वायरस। जैसे इबोला था तो अफ्रीका में इबोला वायरस पाया गया था, जैसे कोविड-19 चाइना में पाया गया था, तो उसको हालांकि उस समय जो वहाँ के जो अध्यक्ष थे WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, वो प्रो चाइना थे, इसलिए उन्होंने नाम नहीं दिया वहाँ का, अदरवाइज़ वो चाइना से ही कोविड-19 की शुरुआत हुई थी। हमारे सौरमंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक है भाई बुध है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बता देता हूँ, ये है सन, फिर है मरकरी, दूसरा है वीनस यानी शुक्र, तीसरा है अर्थ यानी पृथ्वी, चौथा है मार्स यानी मंगल, फिर आती है एस्ट्रॉयड बेल्ट जिसको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, फिर है जुपिटर, फिर है यहाँ पर सैटर्न, फिर है यूरेनस और फिर है नेपच्यून, ठीक है। तो ये ग्रहों का क्रम है, सीक्वेंस याद रखिए। स्टार्टिंग को हम पार्थिव ग्रह कहते हैं, टेरेस्ट्रियल या फिर इनर प्लैनेट, और लास्ट वाले 4 को हम कहते हैं जोवियन ग्रह, ठीक। आपको बता दें स्टार्टिंग के 4 हैं जो चट्टानी प्रकृति के हैं, लास्ट के 4 गैसियस हैं। अगर हम इनके उसकी बात करें कि कितने सैटेलाइट हैं, तो जैसे आप अपने किसी पसंदीदा व्यक्ति का, बाबूलाल का नंबर याद करते हैं, वैसे याद कर लीजिए भाई 0012, ठीक है। फिर ये तो हो गया मरकरी के 0, वीनस के 0, ठीक है। फिर अर्थ का क्या है 1, मार्स के 2। इसके बाद आते हैं जुपिटर के 95, सैटर्न के 146, यूरेनस के 27 और नेपच्यून के 14। ये सैटेलाइट की संख्या है। तो सबसे ज़्यादा सैटर्न के पास यहाँ पर आपको मिलेगा सैटेलाइट्स, और जुपिटर के पास 95 है, लेकिन सबसे बड़ा सैटेलाइट जुपिटर को ही घूमता है जिसका नाम है गैनीमीड, और सबसे छोटा सैटेलाइट डीमोस है जो मार्स के चक्कर काटता है, और पृथ्वी का एक ही सैटेलाइट जो मून कहते हैं, ठीक है। तो सोलर सिस्टम से रिगार्डिंग देखिए 12-15 क्वेश्चन बन गए। मैंने सभी को एक्सप्लेन कर दिया है जल्दी से, मैंने कोशिश करी है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल जाए। अगला प्रश्न है, व्यास सम्मान पहली बार कब दिया गया था? 91, 93, 95, 97। तो ये दिया गया था 1991 में। व्यास सम्मान की बात करें तो व्यास सम्मान लिटरेचर से संबंधित है। इसी तरह ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी लिटरेचर से है। तो साहित्य से रिलेटेड ये दिए जाने वाले बड़े पुरस्कार हैं, ये याद रखिएगा। जैसे आप देखते हो कि अगर भारत रत्न दिया जाता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, फिर भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, तो ये अवार्ड है सीक्वेंस। बाकी युद्ध वाले क्षेत्र में जब आप सैनिकों को दिया जाता है परमवीर चक्र दिया जाता है, फिर इसके बाद कीर्ति चक्र वगैरह होते हैं, इस तरीके से अलग अलग हैं। उसी तरह यहाँ पर म्यूजिक में जैसे ग्रैमी अवार्ड मिलता है, ठीक है। तो अब इस तरह से अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने जो बताया उसको नोट कर लें। भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य देखिए केरल होगा। केरल को स्पाइस सिटी या स्पाइस स्टेट बोलते हैं, स्पाइस सिटी ऑफ इंडिया। केरल में एक हिल मिलती है कार्डमम हिल, वहाँ पर जो है इलायची वगैरह का उत्पादन बहुत होता है। हालांकि पूरे केरल में मसालों का उत्पादन बहुत होता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में प्रोडक्शन की जो डेटा आया उसमें राजस्थान फर्स्ट पे है, ठीक है। तो दोनों से मिस मत करिएगा, क्योंकि जब भी मिनरल का अपडेटेड डेटा आएगा उसको मैं आपसे ज़रूर बताऊँगा। अगला प्रश्न है, थाका पेंटिंग शैली में किन देवताओं को दर्शाया गया है? हिंदू, जैन, बौद्ध या तमिल? तो थाका पेंटिंग में बौद्धिस्ट को दिखाया गया है, ठीक है। मैंने एक दिन मधुबनी पेंटिंग के बारे में बात करी, तो मधुबनी पेंटिंग बिहार में। तेलिया रुमाल एक चर्चा में आता है जिसको GI टैग मिला है, तेलिया रुमाल तेलंगाना में। सबसे पहला GI टैग 2004-05 में मिला था दार्जिलिंग की चाय को, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आगरा का पेठा बहुत फेमस है, ठीक है, GI टैग। बनारस की साड़ी, अलीगढ़ के ताले, ठीक है, और तमिलनाडु में डिंडी गुल के ताले, कोल्हापुरी चप्पल, ठीक है। तो कोल्हापुर जो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, अल्फांसो आम भी वहीं पर है, बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्या याद रखिएगा, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। बैंकर्स चेक किसे कहते हैं? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट या UPI? तो यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट की बात हो रही है, बैंकर्स चेक्स, ठीक है, जिसको कहते हैं ना DD बनवाना। जैसे मान लीजिए आपको किसी BTech कॉलेज में एडमिशन लेना, तो उन्होंने कहा कि आप हमको क्या करिए 1 लाख की फीस भर दीजिए। तो आप डायरेक्ट पेमेंट नहीं करते हो, आप क्या करते हो, किसी बैंक में जाते हो, उसको में क्या करते हो, आप 1 लाख रुपये देते हो, और वो क्या करते हैं पैसे रखकर आपको एक चेक वो दे देते हैं, एक DD देते हैं, जिसको हम डिमांड
डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं। और आपने गए कॉलेज में जमा कर दिए, आपका एडमिशन हो जाता है। फिर जो कॉलेज वाले होते हैं वो फिर बैंक से अपना जो भी है अपना नेगोशिएट कर लेते हैं, उनका अपना मिल जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ द डिमांड ड्राफ्ट आप बनवाते हो, कोई फॉर्म भरते हो या फिर कहीं कॉलेज में एडमिशन लेते हो, इस तरीके से। ओल्ड फोल्ड माउंटेन किस देश में पाए जाते हैं? देखिए, पाए तो भारत में भी जाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ओल्ड फोल्ड की बात करें, इंडिया में न्यू है। इंडिया में न्यू कौन सा भाई? इंडिया में आपका हिमालय मिलता है। केवल हिमालय इंडिया में नहीं है, वो नेपाल में भी है, तिब्बत में भी है, चाइना में भी, इंडिया में, थोड़ा पाकिस्तान में भी। यहाँ आंसर रूस हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बात करते हैं, अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की, ये साउथ अमेरिका में इधर मिलती है एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो विश्व में सबसे लंबी है, लॉन्गेस्ट है। फिर यहाँ रॉकी पर्वत श्रृंखला है, नॉर्थ अमेरिका में सेकंड है, दोनों ही फोल्ड हैं। तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया में आती है इधर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जिसको हम GDR कहते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रखिए। चौथे नंबर पर आता है आपका हिमालय, विश्व में चौथा लंबा सबसे पर्वत, और मतलब पर्वत श्रृंखला, और हिमालय जो है ऊंचाई में सबसे नंबर 1 पर है। ठीक, तो इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। और कहीं पर भी कोई चीज़ आपको कन्फ्यूज़न लगे, आप बिल्कुल कमेंट करें और मैं उस चीज़ को वहाँ पर आपसे बताऊंगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, GK GS में आप निश्चिंत रहें, मैं जितने भी पॉइंट हो सकते हैं उसको डिस्कस कर देता हूँ। और क्या है कि आपको करंट अफेयर वाली PPT पे आप देखिएगा तो नीचे मेरा नंबर भी मिल जाएगा, वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि हाँ इसका क्या होगा। ठीक है, आप डायरेक्ट यूट्यूब से हैं हमारे जानने में, आप जरूर बताएं और वहाँ पर जुड़ें, मैं वहाँ पर बताऊँगा। SLR की फॉर्म काम क्या होती है? देखिए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, एक होता है CRR और एक होता है SLR। अब देखिए, जब मान लीजिए बैंक के पास आप गए, बैंक के पास आपने क्या किया, आपने मान लीजिए 100 रुपये जमा किया, तो बैंक क्या करेगी, कुछ पैसा मान लीजिए 4%, ये जाएगी, ये रख जाएगी RBI के पास, जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। और उसमें से क्या है कि 18 से 20%, ये रेट अलग अलग होता है, इसीलिए मैं इसको आपको फ्लैक्चुएट करके बता रहा हूँ। ये पैसा बैंक अपने पास रिजर्व में रखेगी, किसी को लोन नहीं देगी, अकस्मात स्थितियों में इसका प्रयोग करेगी। अब 18 4 22 रुपये हो गए, 22 रुपये इनके ये निश्चित हो जाते, जमा हो जाते। बाकी जो अब 78 रुपये बचे हैं, इस 78 रुपये में बैंक जो क्या करेगी, अपने एम्प्लॉयज़ को पैसा या लोन, जो कस्टमर हैं उनको लोन देगी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो CRR कैश रिजर्व रेशियो और SLR लिक्विडिटी रेशियो। SLR बैंक अपने पास रखती है और CRR जो है वो बैंक RBI के पास रखवाती है। RBI को हम बैंकों का बैंक, गवर्नमेंट का बैंक, सेंट्रल बैंक कहते हैं। RBI के प्रेजेंट टाइम में जो चेयरमैन हैं, या कह सकते हो कि RBI का जो भी हेड हैं, वो हैं आपके शक्तिकांत दास, और RBI का जो हेडक्वार्टर है आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। तो देखिए, मैंने इतने सारे पॉइंट बता दिया है, ये भी चीज़ देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो जाएगा। महिला उद्यमिता दिवस कब मनाते हैं? 16, 17, 18, 19, मतलब 16 अगस्त, 17 सितंबर, 18 अक्टूबर और 19 नवंबर। तो यहाँ पर हो जाएगा 19 नवंबर। देखिए, दिवस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, जिस मंथ का आया उसका मैं जिक्र कर देता हूँ भाई। यहाँ पर 15 अगस्त आप जानते हो कि भाई इंडिपेंडेंस डे है। 17 की जगह अगर हम 16 सितंबर करें तो वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं। 18 की जगह 31 अक्टूबर कर दें तो हम नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस पर। 19 की जगह अगर हम 26 नवंबर कर दें, 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट उसी दिन हुआ था 1949 में, और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। तो जो अब मैं क्या करूँगा, जो मंथ आएगा उस मंथ का आपको दिवस रटा दूंगा, जिससे कि देखिए एक वीडियो में अगर मैं पूरा बताऊंगा तो वीडियो लंबा खींचेगा, आप भी कहोगे सर रोज़ रोज़ बताते हैं। ठीक है, बट मेरी कोशिश रहती है जो लोग नए जुड़ते हैं उनका भी फ़ायदा हो जाए और आपका भी फ़ायदा रहे, आपका रिवीजन हो जाएगा। जो लोग नए हैं उनको यहाँ पर मिल जाएंगी चीज़ें। केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना में विलंब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 8वीं में हुआ था। ठीक है, उस समय हुआ क्या था कि भाई 1992 के बाद की बात है। उस समय फिर क्या है कि तमाम चीज़ें गड़बड़ हुई थी, और उसके बाद क्या हुआ था कि भाई राजनीतिक अनिश्चितता मतलब कौन किस सरकार बनेगी, हटेगी, ये सब चीज़ें हैं। 90s की बात है, नॉट एग्जैक्टली 92। ठीक है, तो वहाँ पर 8वीं पंचवर्षीय योजना में ऐसा देखने को मिला था। भारत के कितने वर्षों के बाद जनगणना की जाती है? देखिए भैया, हर बार बताया कि 10। सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में सबसे पहली जनगणना हुई थी 1872 में। 1881 में रिपन के काल में क्या हुआ था कि सबसे पहली रेगुलर जनगणना हुई थी। पहली तो 72 बता सकते हो, अगर रेगुलर पूछेगा तो 1881।
आज़ादी के बाद भारत में ये 7वीं जनगणना थी 2011 वाली, 2011 के बाद नहीं हुई है। आपके मन में आएगा सर 10 वर्ष के हिसाब से तो 2021 में होनी चाहिए थी, बट कोविड और तमाम अनिश्चितताओं के कारण अभी सेंसस नहीं हुई है। और अगर टोटल देखा जाए अभी तक 15 जनगणना हो चुकी हैं। अगर हम बात करें विश्व की 17.5% जनसंख्या है, भारत पहले नंबर 1 पे है प्रेजेंट टाइम में, बट 2011 की जनसंख्या के अनुसार हम विश्व में दूसरे नंबर पे आते हैं। 943/1000 सेक्स रेशियो है इंडिया का। और अगर हम बात करें कि 1084 केरल का है, 1000 मेल पर 1084 फीमेल हैं, तो ये है केरल का सेक्स रेशियो। अगर हम बात करें 879/1000, ये है आपका हरियाणा का सेक्स रेशियो। ठीक है, इंडिया का 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश की 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हालांकि मेरी स्पीड ज़्यादा रही है, इतनी स्पीड से आप लिख नहीं पाए होंगे, तो वीडियो को पॉज करें, इतनी सारी चीज़ें लिखें, एक ही साथ बता दिया। आप देखेंगे जब आप PCS, RO, SSC, CGL, रेलवे जब परीक्षाएं देंगे तो वहाँ सब काम आएगा। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। मेरा पूरा प्रयास है कि किसी प्रकार से आपको कमी ना होने दें, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। महिलाओं की घरेलू सुरक्षा के लिए किस वर्ष हिंसा अधिनियम लागू हुआ? 2003, 4, 5, 6, तो यहाँ पर लागू हुआ 2006 में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रसिद्ध नृत्यांगना शोभना नारायण का किस नृत्य से संबंधित है? कथक, ओडिसी, मणिपुरी, कथकली। पहले तो बता दे भैया, 8 क्लासिकल डांस होता है, हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में आ जाता है, मतलब जिससे PPT या क्लासेस में आ जाता है। कथक देखिए आपका उत्तर प्रदेश से, बिरजू महाराज, लक्ष्मू महाराज ये सब हैं, इससे संबंधित है, सितारा देवी वगैरह। उड़ीसा में ओडिसी, ठीक है, मणिपुर में मणिपुरी, कथकली आपका मिलता है केरल में, और केरल में एक और मिलता है मोहिनी अट्टम मिलता है। एक भरतनाट्यम मिलता है, वो तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, और असम में सत्रिया मिलता है। तो ये टोटल 8 क्लासिकल डांस हैं, ये कथक की हैं। कौन? नृत्यांगना शोभना नारायण। ठीक है, बिरजू महाराज जी का डेथ हो गई थी 4-5 महीने पहले, तो उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? तो बैडमिंटन में 21 पॉइंट होते हैं। 21 के बाद क्या होता है कि फिर आपका जिसके पॉइंट ज़्यादा हो जाते हैं वो जीत जाते हैं। कुप्पुस्वामी नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? यहाँ पर है बैडमिंटन, लॉन टेनिस, फुटबॉल या हॉकी। तो यहाँ पर भैया हॉकी से। देखिए हॉकी क्या है कि आपको 29 अगस्त को स्पोर्ट डे मनाते हैं, 29 अगस्त को स्पोर्ट डे मनाते हैं। तो जो हॉकी के जादूगर माने जाते हैं तो वहाँ पर मेजर ध्यानचंद जी, ठीक है, तो इनके नाम पर ही आपका स्पोर्ट डे होता है। और ये याद रखिएगा, सबसे पहले एक मिलता था राजीव गांधी खेल पुरस्कार। तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार जो था, खेल रत्न पुरस्कार, वो सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता था। तो सरकार ने 2022 में बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे बड़ा अवार्ड था। बाद में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, और मेरठ में सबसे पहले खेल यूनिवर्सिटी भी बनेगी। ठीक, ये भी याद रखिएगा। और एक द्रोणाचार्य अवार्ड होता है, एक अर्जुन अवार्ड होता है। मैं आपको यहीं क्लियर करता चलूँ, फिर से इसको क्लियर कर लेते हैं जब बात आई है। एक होता है अर्जुन अवार्ड, तो अर्जुन अवार्ड मिलता है प्लेयर्स को, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले को, और एक मिलता है द्रोणाचार्य अवार्ड। तो द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है कोच को मिलता है, जो हमारे कोच होते हैं, गुरु होते हैं, क्योंकि उनकी भी मेहनत का परिणाम होता है। अब जैसे मान लीजिए अभी क्रिकेट हुआ, और क्रिकेट की T20 में राहुल द्रविड़ जी इंडिया के कोच थे, और इन्होंने वर्ल्ड कप जिताने में बहुत मदद की। तो हमारे कोच को अप्रिशिएट करने के लिए, उनके हौसला अफजाई के लिए, उनके मेहनत के रिजल्ट के लिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए ये अवार्ड दिया जाना चाहिए कि हाँ भाई द्रोणाचार्य अवार्ड इनको मिलना चाहिए, राहुल द्रविड़ जी को। ठीक है, तो यहाँ आंसर हॉकी होगा। किस भारतीय शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में अपनी समृद्ध संगीत परंपरा के लिए 2017 में शामिल किया गया था? आप कहोगे सर 17 का न्यूज़ अभी क्यों बता रहे? भाई अब वो GS का पार्ट हो गया है। चेन्नई, हरिद्वार, वारंगल, पटना, तो यहाँ पर चेन्नई आंसर हो जाएगा। जैसे म्यूजिक से ग्वालियर को किया गया। केरल का एक कोझिकोड शहर है, इस पिछले साल किया गया था। केरल का कोझिकोड याद रखिएगा, वो किया गया था उसके लिए लिटरेचर के लिए। ठीक, BCCI का मुख्यालय कहाँ है भैया? ये तो सिंपल सा पता है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया मुंबई में है। ठीक है, ये याद रखिएगा। भारत में सबसे प्रसिद्ध मोनाजाइट भंडार कहाँ मिलेंगे? मोनाजाइट सैंड केरल में मिलती है, और इससे मिलता है थोरियम। क्या निकलेगा? थोरियम। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने के साथ क्या है, एनर्जी भारत में बहुत मिलता है, बट अभी इसको एक्सट्रैक्ट करने की, उससे एनर्जी बनाने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। जिस दिन टेक्नोलॉजी होगी उस दिन भारत एनर्जी एफिशिएंट कंट्री बन जाएगा। अब बात करें एनर्जी एफिशिएंट, तो 2047 तक हमारा टारगेट है कि हम एनर्जी एफिशिएंट यानी ऊर्जा पर कह सकते हो कि
निर्भर हो जाएं और 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की भारत की क्या है कि यहाँ पर लक्ष्य रखा गया। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे मैंने बताया था पिछले करंट अफेयर में कि 2060 तक हमारी जनसंख्या 1.7 बिलियन हो जाएगी। ये भी प्रश्न बन सकते हैं। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, कुडनकुलम तमिलनाडु में है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन तमिलनाडु। ये देखिए, ये तमिलनाडु स्टेट है, यहाँ पर मिलेगा आपको। और तमिलनाडु से अगर हम बात करें कि याद आया, तमिलनाडु के तट को हम कोरोमंडल कहते हैं और कोरोमंडल पर ठंडी में बारिश होती है लौटते मानसून से, ठीक है, बंगाल की खाड़ी की ब्रांच से, नॉर्थ ईस्ट ब्रांच भी इसको बोलते हैं। और इंडिया में मानसून केरल से आता है जिसको हम मालाबार तट कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। केरल में 1 जून को मानसून प्रवेश करता है जिसको हम मानसून बस्ट या मानसून का फूटना कहते हैं। 1 जून को केरल के तट से या मालाबार तट से मानसून प्रवेश करता है, ठीक। इसको हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। साउथ वेस्ट मानसून से ही इंडिया में बारिश होती है। 2 ब्रांच है, एक अरब ब्रांच और एक बंगाल की खाड़ी की ब्रांच, ठीक। लेकिन ये सब गर्मी में बारिश होती है, लेकिन तमिलनाडु में ठंडी में बारिश होती है। हिंदू दर्शन की किस प्रणाली के शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में एक भाष्य लिखा था? सांख्य, वैशेषिक, योग या उत्तर मीमांसा? तो उत्तर मीमांसा यहाँ पर लिखा गया था, ठीक है, एक भाष्य लिखा गया है, ठीक। अगला है, कालिदास के नायक मालविका अग्निमित्रम का पुष्यमित्र शुंग से क्या संबंध था? उनका बेटा, उनका पोता, उनका पिता, उनका भाई? यह उनका बेटा था। मालविका अग्निमित्रम में मालविका और अग्निमित्र, ठीक है, दोनों का यहाँ पर प्रेम प्रसंग का जिक्र है। और यहाँ पर ये क्या है कि भाई ये ध्यान रखिएगा, और कालिदास ने इसको लिखा है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के, मालविका अग्निमित्रम में क्या भाई देखिए किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। मालविका एक स्त्री है, अग्निमित्र एक क्या नाम है, पुष्यमित्र शुंग के बेटे हैं। पुष्यमित्र शुंग, ये शुंग वंश की स्थापना करी थी, ये भी बात याद रखिएगा। तो इतने सारे पॉइंट इसको नोट कर लीजिए। अब एक थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है यहाँ पर। पुरंथुल नामक गाँव में खबरों में आया क्योंकि पुरातत्व उत्खनन से पता चला कि दक्षिण भारत में कांच के मनके से बनने वाली सबसे बड़ी जगहों में एक है, जो इतिहास में ईसा पूर्व के शताब्दी दूसरे से लेकर पहली शताब्दी ईस्वी तक है। पुरुंथल किस राज्य में? आप कहोगे सर दूसरे से पहले का क्या मतलब? देखिए 0 वर्ष 1 2 3, तो इधर कहते हो एनी डोमिनी, एडी कहते हो। उसके पहले बिफोर क्राइस्ट, बीसी लिखते हो, यानी 5 वर्ष होगा, 5 के बाद 4 आएगा, 3 2 1 0, फिर 1 2 3 चला। अब हम लोग 2024 से 2025 में पहुंचेंगे। अगर यही 2024 हम लोग बीसी में होते तो 2023 आता, 2022 आता है। तो इस चीज़ को बहुत क्लियर कर लें। तो यहाँ तमिलनाडु आंसर हो जाएगा। चोल शासक ने गंगईकोंड चोला की उपाधि धारण करी थी, किसने करी थी? कुलोत्तुंग प्रथम, राजराज प्रथम, अरिंजय या फिर राजेंद्र प्रथम? तो यहाँ पर राजेंद्र प्रथम हो जाएंगे। गंगईकोंड चोला की उपाधि इन्होंने धारण करी थी। चोल शासक कहाँ मिलेंगे? चोल शासक आपको साउथ में देने को मिलेंगे। चोर, चेल, पांडे, केरलपुत्र, सतीपुत्र, ये सब यहीं पर मिलेंगे। गांधार कला का विद्यालय किस काल में फला फूला? सातवाहन, गुप्त, मौर्य, कुषाण? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुषाण। कुषाण के देखिए जो कुषाण वंश के संस्थापक थे वो आपके थे कुजुल कटफिसस, विम कटफिसस थे। कुजुल कटफिसस के शासनकाल में गोल्ड मुद्राएं शुरू हुई थी सबसे पहले, और सबसे ज़्यादा गुप्ता लोगों ने गोल्ड मुद्रा भारत में छापा। और सातवाहन ने, जो सातवाहन थे आंध्र प्रदेश में, सातवाहनों ने क्या किया था? पोटीन और शीशे के सिक्के चलाए थे। तो ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने यहाँ पर पोटीन और शीशे के सिक्के चलाए थे? आंध्र प्रदेश में चलाया। आंध्र प्रदेश में सातवाहन वंश ने चलाया था, ठीक है, जिसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी वगैरह मिलते हैं। तो दोस्तों ये आपके डेली के 30 क्वेश्चंस हो गए, और पूरा प्रयास है कि जीके जीएस में आपको ऐसी चीज़ें बताई जाएं जिससे कि आपका कंप्लीट जीएस कवर हो जाए। तो ये आई थिंक 16 लेक्चर था, 15 लेक्चर इससे पहले मैंने अपलोड कर दिए हैं। सब लगभग कोई 18 मिनट, कोई 20-22 मिनट, तो सब ऑलमोस्ट 20-22 मिनट के आसपास के वीडियो हैं। जरूर देखें, पूरा प्रयास है, क्योंकि आप कहोगे सर एक क्वेश्चन में ज़्यादा 30 सेकंड लगाना है, नहीं, पढ़ने के समय आप पूरी इन्फॉर्मेशन लें। अभी देखिए मैंने कितनी सारी चीज़ें बताई। एक 27 मिनट का वीडियो है जिसमें मैंने बार बार जिक्र किया है कि सारे वायरस, सारे बैक्टीरिया से जो बीमारी होती है मैंने एक साथ बता दिया है। तो ज़रूर देखें, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इसको अच्छे से अच्छा करके दूँ, और मिलेंगे अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।